नमस्कार दोस्तों। तो आज चलिए बात करते हैं किस तरह से सरकार बीजेपी सरकार जो देश में आई थी 2014 के बाद, तो बड़े बड़े वादों के साथ भारत में अपनी सरकार बनाई। एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी और सरकार बनने से पहले न जाने सैकड़ों हज़ारों वादे किए गए थे, जैसे कि $1 इक्वल टू हो जाएगा 42 रुपये, 1 लीटर पेट्रोल आपको 33 रुपये में मिलेगा दोस्तों, और फिर न जाने वगैरह वगैरह 2 करोड़ रोज़गार आपको मिलेगा प्रत्येक साल। अब क्यों ना हो, मतलब आदमी भी बहती गंगा में बह गया अब कि हाँ हो सकता है कहीं 2 करोड़ रोज़गार मिल जाए। तो इसी सब भावनाओं में बहकर मोदी सरकार को भारतीय जनता ने स्थापित किया केंद्र में, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट उसका जो मिला जनता को, उसका कहीं अपोजिट रिज़ल्ट था दोस्तों। जो आज आपको देखने को मिलेगा कि पेट्रोल प्राइस आज देश में क्या है। राजस्थान की बात कर ले पेट्रोल प्राइस की, तो वहाँ 100 का कांटा पार कर चुका है दोस्तों। डीजल भी 90 के पार है और वो भी शतक कभी न कभी मार देगी। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, तो आपके सामने खुला चिट्ठा की तरह ये है कि क्या अभी देश में रोज़गार की हकीकत है। सरकार रोज़गार देने में युवाओं को विफल रही है पिछले 6-7 सालों में। अब जब से सेकंड कार्यकाल जो मोदी जी का शुरू हुआ है, भाजपा सरकार का जो सेकंड कार्यकाल जो शुरू हुआ है, उसमें भी कई बड़े बड़े वादे थे, लेकिन उस वादों पर भी वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं और देश में एक से बढ़कर एक काले कानून को इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। अपने जो 303 का आंकड़ा जो उन्होंने लाया है, उसके बदौलत कहीं ना कहीं अब ये कह दिए हैं कि अब जो भी होगा वो हम करेंगे, अब हम ही राजा हैं और मेरे सिवाय इस देश में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके अलावा इस देश में लोकतंत्र की शक्ति है, जो हम सब मिलकर स्थापित किए थे, जो आज़ादी के समय हमारे फ्रीडम फाइटर्स मिलकर स्थापित किए थे इस देश में, और उसको आप कुचलने का काम कर रहे हैं काले कानून लाकर देश में। पहले तो आप लॉकडाउन लगा देते हो, उसके बाद लॉकडाउन के बीच में ही एक से बढ़कर एक कारनामे कर देते हो। आप उसी बीच में कृषि बिल ले आते हो अध्यादेश लाकर, और ऐसे कि उस बिल पर कोई चर्चा भी नहीं करते हो आप। तो साफ है कि आपकी मानसिकता इससे साफ झलकती है कि आप कॉरपोरेट वाले को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही ये बिल लाया था। और यदि ये बिल कहीं ना कहीं भविष्य में इम्प्लीमेंट हो जाती है, वैसे तो हो चुकी है, तो ये सरकार जो है कॉरपोरेट को एक तरह से लीगल डीलरशिप दे देगा ज़मीन का कि ये तुम्हारी ज़मीन है, ये मतलब ज़मींदारों की ज़मीन नहीं है, ये तुम्हारी ज़मीन है, ये कॉरपोरेट की ज़मीन है, और तुम्हें जो मन है वो करो इस ज़मीन में। बड़े बड़े मॉल बनाओ, बड़े बड़े इसमें वेयर हाउसेस बनाओ, गोदाम बनाओ, तो वो तो कॉरपोरेट वाले करेंगे ही। तो मैं यही बोल रहा था कि कैसे सरकार जो भी बनती है, उस सरकार के जो पार्टी फंड होते हैं, जैसे भाजपा पार्टी फंड, भाजपा के जो अपना पार्टी है भाजपा का, उसमें जो फंड आता है बॉन्ड के थ्रू या डायरेक्ट फंड आता है या फॉरेन से कोई फंड आता है, उसका कोई भी ऑडिट नहीं होता है। इन्होंने जब इनकी सरकार बनी तो कुछ दिन बाद ही ये एक रिजोल्यूशन पास कर दिए कि जो भी पार्टी में किसी भी चुनाव, मतलब प्रचारक जो पार्टी होती है, जो देश की भी पार्टियां होती है, जैसे कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, अकाली दल हो गई, इनमें जो भी पैसा आएगा एज अ पार्टी फंड, इसका ऑडिट नहीं किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये अपना, जब जो आदमी खुद का पार्टी का फंड को ऑडिट नहीं होने दे रहा है, तो ये कैसे मतलब काले धन को रोक पाएगा या उसको ला पाएगा देश में। तो ये सोचने की बात है दोस्तों। और देश में जहाँ तक आप देख रहे हैं आजकल रोज़गार की क्या स्थिति है, जितने भी रेलवे सेक्टर हो गए, सब प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है। जितने भी नवरत्न और महानवरत्न कंपनियां हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और जैसे ही आप डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेटाइज करोगे, तो एक इंजीनियर को जैसे सेल भेल गेल हो, वो 60,000 70,000 रुपये में पर मंथ में रखती हैं, तो वही जैसे ही वो प्राइवेटाइज हो जाएगी तो वो 20,000 25,000 पर वो इंजीनियर को हायर कर लेगी।
तो एक तरह से इंजीनियर का बेस वैल्यू भी कम कर देती है ये प्राइवेटाइज करके। और इसमें प्राइवेटाइज करके घाटा क्या होता है? घाटा सरकार को होता है और देश को होता है। आप तो शॉर्ट टाइम में उससे बेनिफिट ले लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इसका नुकसान होता है, लॉस होता है, ये गवर्नमेंट को लॉस होता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे लॉस होता है। जो भेल सेल हो गया, गेल हो गया, ये सब महानवरत्ना कंपनी है और दोस्तों ये 5,000 6,000 टर्नओवर इसका सालाने का होता है, प्रॉफिट होता है। और जब ये प्रॉफिट जब हो रहा है तब क्यों आप बेच रहे हो इस कंपनी को? ये तो घाटे में नहीं जा रही है। बीपीसीएल तो कोई घाटे में नहीं जा रही है। आपको 5 साल में 35,000 करोड़ कमा के दी है बीपीसीएल, फिर उसका डिसइन्वेस्टमेंट आप क्यों करना चाह रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं अपने कॉरपोरेट मित्रों को दोस्तों फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है गवर्नमेंट। तो इसी के को लेकर जिस तरह से ये मोदी गवर्नमेंट देश के अंदर रोज़गार को ख़त्म कर रही है, इसके लिए एक अभी सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ा हुआ है और एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, मोदी रोज़गार दो। और दूसरा जो हैशटैग है वो है मित्रों, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन सेव गवर्नमेंट जॉब। तो ये 2 हैशटैग चल रहा है। और ये जो हैशटैग मोदी रोज़गार दो, ये वाला कल 15 लाख के करीब रिट्वीट किया गया, 12 से 15 लाख के बीच में इसका रिट्वीट किया गया है ट्विटर पे। और पूरे दुनिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी कल, मोदी रोज़गार दो। और देश में अब बिहार जैसे एक राज्य ले लो, यहाँ पर एक वैकेंसी आती है 2014 में, और वो वैकेंसी 2021 तक में कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो यहाँ साफ मानसिकता पता चलता है सरकारों की कि किस तरह से एग्ज़ाम को जानबूझकर डिले किया जाता है, जिससे वो अपने जो भी फंड इकट्ठा होता है उनका अलग अलग कर लगाकर, अलग अलग टैक्स लगाकर वो विफल है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेमेंट देने के लिए। और इससे ये भी पता चलता है दोस्तों कि हायर कहाँ से कर पाएंगे ये, जब उनके पास राजस्व ही नहीं है, रिवेन्यू ही नहीं है, रिवेन्यू से जनरेशन ही नहीं है। बिहार जैसे छोटे राज्य में आप देख लीजिए, गरीबी भी इतना चरम पर है और यहाँ पर सरकार टीचर को पैसा नहीं दे पाती है, तो एक क्लर्क को कहाँ से पैसा दे पाएगी? 5-5 महीने लग जाते हैं टीचर को, 1-1.5-2 महीने का वेतन मिलता है, 5-5 महीने 6-6 महीने ऐसे इतने दिनों बाद जो है ना पेमेंट दिया जाता है टीचर को। बिहार गवर्नमेंट टीचर जो है, प्राइमरी स्कूल हो जाए या सेकेंडरी स्कूल हो जाए, उनके टीचरों को 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, काफ़ी दिन बाद पेमेंट किया जाता है। तो इससे दोस्तों साफ पता चलता है कि किस तरह से देश की रेवेन्यू सिस्टम खोखली हो चुकी है, देश के खजाने खोखले हो चुके हैं। और आरबीआई भी अब उस तरह से काम नहीं कर रही है। आरबीआई पहले वर्क करती थी कि बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए, बैंकों के लिए सशक्तिकरण के लिए वो वर्क करती थी, लेकिन अभी जो है वो आरबीआई केवल सरकार को डिफेंड करने में ही उनका समय निकल जा रहा है। उनका सारा का सारा धन सरकार के जो गलत नीति लागू किए जाते हैं उनको संभालने में ही उनका सारा पैसा ख़त्म हो जा रहा है, और उनके डिफिसिट को, घाटे को फ़ायदे में पहुंचाने में ही उसका समय समाप्त हो जाता है, पैसा समाप्त हो जाता है। तो वो नया जॉब क्रिएट कैसे होगा देश में? आप हर चीज़ को एक डिसइन्वेस्टमेंट नाम देकर प्राइवेट कर दोगे तो उससे तो जनरेशन नहीं होगा, जॉब जनरेट तो होगा नहीं उससे। तो इसी मुद्दे पर दोस्तों मुहिम छिड़ा हुआ है। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हो गए, जितने भी टीचर हैं जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ाते हैं, जैसे अभिनव शर्मा हो गए, फिर आपको राकेश यादव हो गए, ये सब एक ट्रेंड चलाए हुए हैं मोदी रोज़गार दो। और जैसे बड़े बड़े मतलब प्रोफेसर सब हो गए, जैसे जिसमें दिलीप मंडल को ले लीजिए, तो ये सब अभी एक ट्रेंड चलाए हुए हैं मोदी रोज़गार दो। अब देखिए कहाँ तक मोदी रोज़गार दे पाते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से मोदी रोज़गार दे देगा, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस तो कम हो नहीं रहा है, वो रोज़गार कहाँ से दे पाएंगे। और उनके जो नेता सब हैं, जैसे निर्मला सीतारमण को आप देख लीजिए, 2013 में उनका भाषण था कि वो 13 में बोलती थी कि ये पेट्रोल प्राइस और गैस का प्राइस जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में होती है। जब अब वो खुद वित्त मंत्री हैं तो अब कह रही हैं कि इसका प्राइस
सरकार के हाथ में नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स वो भी जो बाहर विदेशों में है वो इसका प्राइस तय करती है। विदेशों में दोस्तों प्राइस पेट्रोल का नहीं तय होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइस तय होता है, क्रूड ऑयल का प्राइस तय होता है। और वो क्रूड ऑयल अभी 60 रुपये प्रति बैरल $60 प्रति बैरल मिल रही है। और आप ऐसा समझ रहे हो कि यहाँ तो पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, कुछ भी बोलेंगे सब अंधभक्त है, सबको यही समझ में आएगा जो हम बोल देंगे। ऐसा तो है नहीं, यहाँ सब ग्रेजुएट है। आजकल के दौर में PhD होल्डर यहाँ बैठे हुए हैं जॉब लेने के लिए, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। तो अब देखना है सरकार कब तक सोकर उठती है। अब वैसे तो किसानों का बंटाधार पहले ही कर चुके हैं ये कृषि कानून लाकर। अब राकेश टिकैत साहब जो है, तो थोड़ा कृषि कानून पर भी आपसे बात कर लेते हैं। राकेश टिकैत साहब अब नए स्टाइल से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नज़र आ रहे हैं। तो वो अब नया स्ट्रेटेजी अपनाए हैं कि अब वो अलग अलग जगह जाकर अलग अलग सभा को संबोधित करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और कृषि कानून के घाटों को समझाएंगे जनता के बीच में जाकर। और तो वो अब यही कर रहे हैं, बड़े बड़े पंचायतों को संबोधित करते हैं, खाप पंचायतों को संबोधित कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इस आंदोलन से जुड़ सकें दोस्तों। तो बस इतना ही था दोस्तों आज के लिए, धन्यवाद।